आज हम देश में गए 9 साल की जो सरकार जो आई है नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की, ये सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को तहस-नहस करने का जो प्लान बनाया है और वो उस तरह का काम को हमेशा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि अदानी जो है, जिसके बारे में राहुल जी ने पार्लियामेंट में भी अपनी भूमिका रखी, रास्ते में भी रखी कि आखिर अदानी जी को इतना प्यार मोदी जी का क्यों है, अदानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है। कई मुद्दे और पार्लियामेंट जब चल रहा है तो कई मुद्दे राहुल जी अदानी और मोदी जी के बारे में रखना चाहते थे, और यही बात नरेंद्र मोदी जी को पता चली। एक झूठे आरोप में जो कोई केस नहीं बनता, उनके ऊपर 2 साल की सज़ा सुनाकर उनका लोकसभा का सदस्यत्व रद्द करने का काम किया गया। सवाल ऐसे है कि देश के एयरपोर्ट, 6 एयरपोर्ट, देश के महत्वपूर्ण जो एयरपोर्ट है वो अदानी जी को दिए गए। उसके नियम ऐसे हैं कि मिनिमम अगर प्राइवेटीकरण उन लोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को 2 ही दे सकते हैं, लेकिन जो देना है वो अदानी को दिया जा रहा है। वो एयरपोर्ट हो गया, समंदर के पोर्ट है, वो भी 6 पोर्ट उनको दिए गए अदानी को, और ये पोर्ट जो है वो भी महत्वपूर्ण थे। आपको याद होगा कि मुंद्रा जो पोर्ट है गुजरात में, उससे कई बार बड़े पैमाने में ड्रग जो लाए गए हैं, कुछ समय वो मिले भी हैं, 3 बार वो पकड़े गए हैं। आज पूरे देश की युवाओं को बर्बाद करने की व्यवस्था उस पोर्ट के माध्यम से की जा रही है। नशीली चीज़ें लाकर देश की युवाओं को बर्बाद करने का पाप नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर कर रहे हैं। ये भी आप सब लोगों ने आपने देखा है। देखो, राहुल गांधी जी ने कोई गलत बोला ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने उस विषय पे सावरकर जी के बारे में यही कहा था कि उनने माफ़ी मांगा था अंग्रेज से, उनको 60 रुपया महीना मिलता था। अब मुझे ये कौन से स्वतंत्र वीर को, हमारे बिहार में भी कई स्वतंत्र वीर हो चुके हैं, अंग्रेजों ने उनको कोई मानधन दिया है 60 रुपया। उस समय के 60 रुपया आज के 10 लाख के ऊपर है। तो किसको दिया है बिहार में? तो भी बताइए कोई ऐसे व्यक्ति को अंग्रेज ने उनको मानधन दिया है? उनका लेटर भी दिखा था राहुल जी ने कि इन्हें माफ़ी मांगी थी। उन्हें तो उस विषय को नहीं बोला था, मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूँ, इतना ही कहा था। तो इतनी तकलीफ क्यों है? क्या बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने के लिए महंगाई के बारे में बोला था? तो आज क्या गैस सिलेंडर सस्ता हो चुका है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है? क्या सस्ता है देश में? हमें याद है कि शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में थी, 40 रुपया किलो प्याज हुआ, और तुम्हारे मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि लोगों के आंखों में आंसू आ गए, महिलाओं के आंखों में आंसू आया। इतनी अच्छी सरकार जो शीला दीक्षित की थी, एक सिर्फ प्याज के लिए गिर गई। लेकिन आज महंगाई के बारे में मुझे लगता है कि महंगाई आज हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है। आज बड़ा इशू नहीं है, बेरोजगारी हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है, किसान के इशू हमारे लिए बड़ा है। बिहार में हम देखते हैं एक तरफ सुकाड़ और एक तरफ पूरी बाढ़। क्या मोदी जी ने हमारे यहाँ पे बाढ़ के लिए कहा था ना, आश्वासन दिया था? कितना लाख करोड़ का तो उन्होंने यहाँ पे पैकेज डिक्लेयर किया था। कोई नहीं, मेरा जो बात है, राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा था, राहुल जी ने कहा था, लेकिन हमारे लिए वो इशू नॉर्मल है। हम उस इशू पे चर्चा नहीं करना चाहते, हम महंगाई के बारे में चर्चा करना चाहते। जो आश्वासन, जो सपना 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने इस देश को दिया था, बेरोजगारी के बारे में 2 करोड़ युवाओं को हम हर साल नौकरी देंगे, वो कहा था। किसान के फसल को हम दुगना दाम देंगे, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश हम लागू करेंगे। क्या ये इशू नहीं है देश के सामने? देश की डिफेंस में
आज हमारी सिक्योरिटी बची नहीं है, हम असुरक्षित हो चुके हैं। क्या हमारे देश के लिए ये इशू नहीं है? हिमाचल में नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं अरुणाचल में हम देखते हैं, अरुणाचल में और लेह लद्दाख में बहुत सा एरिया चीन ने अपने देश का कब्जा कर लिया है। क्या हमारे देश के लिए वो इशू नहीं है? ये बीजेपी इस तरह के इशू जो आज पब्लिक के लिए नहीं और देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये इशू को लाकर मूल इशू को डाइवर्ट करना बीजेपी चाहती है। लेकिन कांग्रेस जनता की जो डिमांड है, जो देश आज हमारा खतरे में आ चुका है, उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेंगी। ये फालतू के इशू लाकर बीजेपी के लाइन में हम नहीं चलेंगे। पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी, उनके पोते को आज घर से बेदखल करने का पाप जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से देश की जनता को इस तानाशाही प्रवृत्ति से वजह से महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आत्महत्या, किसान को बर्बाद करने का पाप जो बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इनको इसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, जब संविधान की बात आती है तो रिजर्वेशन उसका मेन आत्मा है। तो रिजर्वेशन में भी आपने देखा होगा कि जब संविधानिक व्यवस्था ही पूरी खत्म कर दी, अब पीयूसीज पूरी बेच दी, तो पीयूसीज अगर प्राइवेट आदमी के हाथ में गई तो उसमें रिजर्वेशन इशू खत्म हो गया। और बिहार में मुझे ऐसा है कि जितने भी पीयूसीज में, अगर देश के जितने पीयूसीज, उसमें बिहार के लोग ज़्यादा उसमें नौकरी पे रहे हैं और बिहार का बड़ा योगदान पीयूसीज में रहा है। तो आज पीयूसीज बंद कर दिया, पीयूसीज प्राइवेट आदमी लोगों को बेच दिया, तो उसमें रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। तो पर रिजर्वेशन ख़त्म हो गया तो फिर बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइबल हो, किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये जो परिस्थिति बना के रखी है, उसका हम बार बार विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हम लोगों का अभी रायपुर में पार्टी का महाधिवेशन हुआ और महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपनी एक भूमिका स्पष्ट की। खुद राहुल गांधी जी ने उसमें अपनी मांग की थी कि ओबीसी की जाति निहाय जनगणना हो। नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी के रहते तो जाति निहाय जनगणना ओबीसी की होती थी। जब तक ये, क्योंकि नेशनल सेंसस होता है, अगर हमारे बिहार में हम स्टेट के आधार पर कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई भी मदद नहीं करेगी, राज्य सरकार के आधार पर ही आपको उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल का हमारा संविधान कहता है कि माइनॉरिटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो, उसका सेंसस सेंट्रल ने करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ओबीसी का सेंसस देश में नहीं करना चाहते और कांग्रेस ने रायपुर के अधिवेशन में ठहराव पारित किया कि ये सरकार ने तो करना चाहिए, ये सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद ओबीसी का राष्ट्रीय सेंसस हम करेंगे और ओबीसी के लिए मंत्रालय एक केंद्र सरकार में हम खोलेंगे, जिसे देश के बैकवर्ड को बड़े पैमाने में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, ये तीनों व्यवस्था में उन लोगों को फायदा मिले। ये भूमिका लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जो तानाशाह के माध्यम से इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, इस तानाशाह प्रवृत्ति जो नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में आई है, बीजेपी के रूप में आई है, उस व्यवस्था को अब लोगों के दरबार में जाके कांग्रेस इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का मानस बना चुकी है। आज पूरे देश में हर राज्यों में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब यहाँ से हम हमारा मैसेज पूरे गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुँचाने का एक संकल्प आज से हम लोगों ने कर लिया है। और कांग्रेस अब पूरी आर पार की लड़ाई लड़ने की मानसिकता से ये लड़ाई लड़ेंगे। अब क्वेश्चन, चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बना है, तो हमारा लोकतंत्र इतना बढ़िया है कि कोई भी बन सकता है, सपना कोई भी देख सकता है। मैंने क्या बोला, सब कोई भी बन सकता है ना। अरे देखो,
आपको भी सपना होगा राज का मुख्यमंत्री बनने का। लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल का मेंबरशिप रिस्टोर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जिससे पहले सेक्रेटेरिएट ने रिस्टोर किया। क्या आप राहुल गांधी के मामले में भी आपको हायर कोर्ट अप्रोच करने की विचार है? हमें कोई जरूरत नहीं है। आखिर क्यों? क्या आप पॉलिटिकल नहीं, हमें नहीं चाहिए ना, हमें क्यों चाहिए? हमने गलती की नहीं है, राहुल गांधी ने कोई गलती की नहीं। चोर को चोर बोला है, नीरव मोदी, ललित मोदी, जो देश की जनता के पैसे लेके भागे, भगोड़े, चोर, डाकू, हम बोलेंगे उनको 10 बार। हमारी भी सदस्यता रद्द कर ले तो हम चले गए, लेकिन जो चोर है तो चोर बोलेंगे ही हम लोग। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हमने थूकना और हमने चाटना हमारी आदत नहीं है। वक्त बताएगा। राहुल गांधी ने शब्दों का चयन बराबर ही किया है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा किसानों को, अन्नदाता को आतंकवादी कहा? तो क्या ये चयन बराबर है? इस देश का अन्नदाता आतंकवादी है, नक्सलवादी है, खालिस्तानी है? इस तरह का अगर बात अन्नदाता के बारे में अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं, तो ये चयन बराबर है। आप लोग, राहुल गांधी ने उनके शब्द को पिरोकर कैसा पलटाया जाए और कैसे मीडिया में डाला जाए, तो बीजेपी तो अब क्या कर रही है वो आपको ज़्यादा मालूम है। मीडिया के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, आप तो, हम चौथा स्तंभ को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे पार्लियामेंट में बोले हुए शब्द को अगर हमारी एक सांसद को कहा सुरपंखा बोल दिया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो क्या एक महिला का अपमान नहीं हुआ? तो ये प्रधानमंत्री बोल सकते, प्रधानमंत्री को बोलने का अधिकार है। जीएसटी के माध्यम से आपको याद होगा कि गोवा का भाषण उनका, जिस दिन जीएसटी लगा तो गोवा में जाके भाषण किया उनने और कहा अगर नोटबंदी के समय में नोटबंदी अगर फेल होती है तो तुम जो चौक में बोलो, जो चौराहे में बोलो, जो सजा दोगे वो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो अब नोटबंदी सक्सेस हो गई देश में। तो अब मुझे ये कहना है, देश का प्रधानमंत्री इस तरह के वक्तव्य जब करते हैं तो उनके बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं कोई, क्योंकि उनको बोले तो एफआईआर दर्ज होता है और प्रधानमंत्री का अवमान किया करके तुम्हें जेल हो जाती है। ये कौन सा नया कानून आया? लोक प्रतिनिधि कानून जो है, जिस हमारे देश में जनता राजा होती है इस डेमोक्रेसी में, अब लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग अपने को ही राजा समझ रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र आया है देश में? अगर तुम गलती करे तो तुमको बोलने का भी अधिकार हमको डेमोक्रेसी में है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम राजा हैं, हमें 32 करोड़ लोगों ने चुन के दिया। इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, हमें 32 करोड़ लोगों ने चुन के दिया है। क्या चल रहा है हमारे देश में? कई बार हमारे राज्य की जो स्टेट पार्टी है उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के बगैर ये आसान भी नहीं है बीजेपी को हराना। ऐसे समय में अगर संवैधानिक व्यवस्था और देश हित, ये दोनों बात अगर स्टेट पार्टी के दिमाग में हो तो मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठकर एक रणनीति सबने बनाना चाहिए। कि मैं उनको सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ये कहना है, एक देश का नागरिक इस नाते से मेरी सलाह रहेगी कि आज देश मुसीबत में है और ऐसे समय में मैं बड़ा कि तू बड़ा ये नहीं है। आखिरी पूरे देश की पार्टी कांग्रेस है और सभी जो स्टेट पार्टियां है, इनने अगर वो बीजेपी का विरोध करना चाहती है तो बैठकर दिल्ली में इस तरह की रणनीति बने। क्योंकि बीच में कुछ क्षेत्रीय दलों ने कह दिया कि हम अलग से कैंप खोलेंगे, ऐसे कई सबके लीडर्स वहाँ डिनर पे गए थे और स्पष्ट बात हुई थी। उस बात में ये भी निर्णय हुआ था, सब लोगों की राय थी, राहुल जी की मौजूदगी में ये मीटिंग हुई खड़गे साहब के निवास पर, कि जो
रीजनल पार्टीज़ के जो बड़े लीडर्स हैं उनको भी हम बुला के बात करेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश जी को भी ज़रूर जानकारी मिल गई होगी इसकी कि नीतीश जी, तेजस्वी जी सहित देश भर के सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनको भी बुला के वार्ता कर रही है कांग्रेस पार्टी। और जो आम लोगों की, सब लोगों की राय थी उसके अनुसार ये काम आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई देरी नहीं हो। कांग्रेस कोई किसी इससे दिए हुए से कोई खड़ा हुआ पार्टी नहीं है। आज़ादी में भी कांग्रेस का योगदान है और देश को खड़ा करने में भी कांग्रेस का योगदान है। हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम संविधानिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे। राहुल जी ने उसको स्पष्ट किया है, एकदम स्पष्ट किया है। और जैसा बंगला छोड़ने को बोला, आपने कल ही लेटर उनका देखा कि जिन सेक्रेटरी ने उनको लेटर भेजा था उनको धन्यवाद करके लेटर भेजा है। हमारी भूमिका, हम उस बंगले में बने नहीं रहना चाहते हैं। नहीं है सदस्यता निकालने की बात कर रहे थे, हमने उनको धन्यवाद कर दिया। देखो 2 तारीख को हम लोगों की औरंगाबाद में हमारी जॉइंट बड़ी रैली है। 2 तारीख उद्धव ठाकरे जी है, अजित पवार है, मैं हूँ, हमारे अशोक चौहान जी है, हम लोग जॉइंट ये कर रहे हैं। ये इशू हमारे लिए महत्व के नहीं है। हमारे इशू, पब्लिक के इशू हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे देश के और संविधान के इशू हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इशू बीजेपी लाइन खींचेंगी और हम लोग उसके लाइन पे चलेंगे, ये हम नहीं करेंगे।